से रिएक्ट किया जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ा हो। ध्रुव ने जवाब में पूछा तो ध्रुव का ये रवैया जसवंत को पसंद नहीं आया। कोई भी गिल फैमिली को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकता, और इसमें तुम भी शामिल हो ध्रुव। तुम खुद को जो भी समझते हो, तुम्हें मुझे जाने देना होगा। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने का वादा करता हूं। जसवंत ने शुरुआत तो काफी गुस्से में की थी, पर बाद में आकर ध्रुव की शर्तें मानने को तैयार हो गया था। पर वो बातें ऐसी कर रहा था जैसे ध्रुव के ऊपर एहसान कर रहा हो। उसे लग रहा था वो ध्रुव के सामने बहुत ज्यादा झुक गया है। पर उस दिन जसवंत ने जो किया, उसे देखते हुए ध्रुव जसवंत को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। ध्रुव के घर पर आग लगाकर जसवंत ने अपने लिए एक फांसी का फंदा तैयार कर लिया था, जिस पर लटकने से पहले ध्रुव उसे और भी ज्यादा तड़पाने वाला था। ध्रुव ने जसवंत का मजाक बनाते हुए कहा, You are so stupid, जसवंत। आगे कुछ बोलने से पहले ही ध्रुव जसवंत को चिढ़ाते हुए जोर से हंसा, फिर आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि जो घर तुमने जला दिया है उसे वापस बनाया जा सकता है? जसवंत को समझ में आ गया था कि भले ही ध्रुव हंस रहा हो, पर वो गुस्से में है, इसलिए बात को संभालते हुए बोला, उसके बदले मैं तुमको एक बंगला दे दूंगा। नहीं नहीं, 10 बंगले, और तुम देश में अपनी पसंद की कोई भी जगह चुन सकते हो। जवाब में ध्रुव ने उसी अंदाज में कहा, बदले में मैं तुम्हें एक ताबूत दे दूंगा और तुम जो भी रंग चाहो चुन सकते हो। ध्रुव के इस तरह कहने पर जसवंत ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। ध्रुव उसे जाने नहीं दे रहा था। गुस्से में जसवंत के मुंह से निकल गया, फाइन, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो चलो हम तब तक लड़ेंगे जब तक एक मर नहीं जाता। देखते हैं ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है। ध्रुव ने जसवंत की धमकी का मजाक बनाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं तुम मरने की इतनी जल्दी में क्यों हो। मुझसे निपटना इतना आसान नहीं है, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए क्वालिफाई करते भी हो या नहीं। ध्रुव की बातों पर जसवंत गुस्से से तिल मिलाता हुआ बोला, तो तुम वहीं रुको और देखो मैं क्या करता हूं। ध्रुव जसवंत को पूरा मौका देना चाहता था। साथ ही ध्रुव इस बात से भी हैरान था कि जसवंत अभी भी उससे लड़ना चाहता है। उस पूरी रात ध्रुव कहीं नहीं गया। वो वहीं बैठ जसवंत के आने का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जसवंत आएगा, पर करीब आधे घंटे बाद जसवंत यमुना ब्रिज पर आता दिखाई दिया। उसके पीछे कारों का बेड़ा था। उसे देखकर ध्रुव ने मन ही मन कहा, विश्वास नहीं होता ये सच में यहाँ आ गया। जसवंत के पास ध्रुव को जीतने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जितना हैरान ध्रुव जसवंत को देखकर हो रहा था, उतना ही जसवंत भी था। उसको उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव अभी भी यहाँ बैठा उसका इंतजार कर रहा होगा। जसवंत ने ध्रुव को अचंभे में देखकर कहा, ध्रुव गिल, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। Either you're an utter idiot or what? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? जसवंत को देखकर ध्रुव ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, डर तुम्हारे जैसे चूहे से? और मुझे क्यों यहाँ से जाना चाहिए? मेरे आसपास बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं। अगर तुमने कुछ भी करने की हिम्मत की तो तुम इसका अंजाम जानते ही होगे। ध्रुव को किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। ध्रुव की बात पर जसवंत ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये पुलिस वाले मुझे रोक सकेंगे? अगर नकुल को जेल में रखा जाएगा तो मैं उसे केवल 1 दिन में आजाद करा सकता हूं, और अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया तो तुरंत ही मुझे रिहा कर देगा। ध्रुव गिल, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। जसवंत ने भले ही गिल फैमिली का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये सच था कि जसवंत सही कह रहा था। गिल फैमिली से निपटना आसान नहीं था। ये कल्पना करना भी कठिन था कि जसवंत कितना ताकतवर था। गिल फैमिली के बटलर ने उसे अपना लीडर चुना था, पर ध्रुव वास्तव में देखना चाहता था कि जसवंत आखिर क्या कर सकता है। उसने जसवंत को उकसाते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी फैमिली कितनी ताकतवर है जसवंत, पर मेरे पास इस देश के लोगों का सपोर्ट है। आज के बाद तुम मुझे हमेशा याद रखोगे, क्योंकि मैं अब तुम्हें उबरने नहीं दूंगा। ध्रुव देखना चाहता था कि जसवंत कितने लोगों को बुला सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उसकी मदद के लिए आएंगे, उतने ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि ध्रुव कौन है।
और उतने ज्यादा लोगों के बीच जसवंत अपनी इज्जत गंवा देगा। ध्रुव लोगों को बताना चाहता था कि उसके दुश्मनों को उसके सामने कैसे बिहेव करना चाहिए, कि ऐसा था मानो ध्रुव ने पूरी दुनिया पर अधिकार जमा लिया हो और हर चीज पर अंतिम फैसला उसी का हो। जसवंत अभी तक ध्रुव की चाल समझ नहीं पाया था, ना ही उसने अभी तक ध्रुव को जानने की कोशिश नहीं की थी। उसने ध्रुव को धमकाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूं। तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते ध्रुव। मुझे डर इस बात का है कि अगर मैंने अपनी ताकत दिखाई तो कहीं डर से तुम मर ना जाओ। क्या जसवंत सच कह रहा था? क्या ध्रुव ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली थी? बस बहुत हुआ ध्रुव, तुम देखो मैं क्या कर सकता हूं। जसवंत अब उसे एक पल भी सहन नहीं कर सकता था। वो ध्रुव को दिखाना चाहता था कि वो कितना पावरफुल है। आज रात जो होने वाला था उसमें उन दोनों में से केवल एक ही शख्स जिंदा रहने वाला था। जसवंत किसी को फोन करने ही वाला था। दूर से एक गाड़ी की तेज हेडलाइट सीधे आकर उसकी आंखों से टकराई। हेडलाइट की रोशनी ने जसवंत को अंधा कर दिया था। जसवंत अपनी आंखों को अपने हाथों से ढकने की कोशिश कर रहा था। जसवंत के मुंह से गाली निकलने ही वाली थी, पर मुंह खुलने से पहले ही वो रुक गया। तब तक कार उसके ठीक सामने आकर रुक गई थी। भले ही रोशनी की चकाचौंध थी, पर जसवंत इस कार को अच्छे से जानता था। कार से एक शख्स बाहर आया जिसे जसवंत अच्छे से पहचानता था। ये ऐसे इंसान का चेहरा था जिसने जसवंत को हैरत में डाल दिया था। वो गिल फैमिली का बटलर था। जब ध्रुव ने बटलर को देखा तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसके उलट वो थोड़ा खुश दिख रहा था। ध्रुव ने जसवंत को देखकर कहा, क्या तुम इसे ही बुला रहे थे? लड़ाई शुरू हो चुकी थी, पर जो शख्स आया वो सिर्फ गिल फैमिली का एक बटलर था। जसवंत मन ही मन थोड़ा खुश था, लेकिन जसवंत को तुरंत पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ध्रुव गिल फैमिली के बटलर को कैसे बुला सकता था? जसवंत तो अभी तक कॉल भी नहीं मिला पाया था, मतलब कि इस बटलर को ध्रुव ने बुलाया था। बटलर कार से निकलकर सीधा ध्रुव की तरफ चल दिया। उसने एक बार भी जसवंत की तरफ देखा तक नहीं। ध्रुव के सामने जाने के बाद वो बटलर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ये देखकर जसवंत हैरान था कि एक बटलर जो आमतौर पर जसवंत के सामने एरोगेंट रहता था, ध्रुव के सामने घुटने टेक चुका था। पर क्यों? जसवंत के मन में कई सवाल उठ रहे थे और जवाब खुद उस बटलर ने दे दिया। मिस्टर गिल, मैं आज तक उलझन में था। मुझे पता नहीं था कि आप गिल फैमिली के वारिस हैं। आई एम सॉरी कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। आई एम लेट टू प्रोटेक्ट यू। अगर मेरे कारण आपको कोई भी परेशानी उठानी पड़ी हो तो आई होप आप मुझे माफ कर देंगे। बटलर की बात सुनकर जसवंत ने अपना माथा पीट लिया। क्या फैमिली का वारिस? क्या ध्रुव उस बटलर निहाल का इललेजिटिमेट बेटा तो नहीं था? जसवंत का दिमाग खराब हो चुका था। उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। गिल फैमिली का वारिस? जसवंत को इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन वो इतना अच्छी तरह से जानता था कि गिल फैमिली का वारिस नेशनल ट्रेजर से भी ज्यादा वैल्यूएबल और कैलिफोर्नियम से भी ज्यादा दुर्लभ है। हैरानी की बात यह थी कि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंसान ध्रुव था, पर ध्रुव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बटलर को कोई जवाब भी नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बटलर की भी परवाह नहीं थी। जब बटलर ने देखा कि ध्रुव ने उसे नजरअंदाज कर दिया है तो वो पीछे मुड़ा और जसवंत की ओर घूर कर पूछा, क्या तुम मिस्टर गिल से भिड़ना चाहते थे? जसवंत ने कुछ नहीं कहा। क्या उसमें इतनी हिम्मत है? उसमें ही नहीं, कई देशों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि गिल फैमिली के वारिस को नाराज करें। जसवंत और क्या कह सकता था? जसवंत चुपचाप ध्रुव को देखता रहा और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। अचानक से वो ठहाका मारकर जोर से हंस पड़ा। हंसते समय जसवंत की आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो ध्रुव से हार मान चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके और ध्रुव के बीच इतना बड़ा अंतर था। ये बराबर की लड़ाई नहीं थी, क्योंकि ध्रुव अगर गिल फैमिली का वारिस था तो दिल्ली जैसी गंदी जगह पर क्यों रह रहा था? जब वो फैमिली का वारिस था तो उसने ऐसा क्यों किया? वो फैमिली का वारिस था तो इतनी रात को ये सब करने का क्या मतलब? अगर ध्रुव अपनी पहचान बता भर देता तो सभी लोग तुरंत उसके सामने घुटने टेक देते।
जसवंत ने बात करना बंद कर दिया और यमुना ब्रिज पर आगे पीछे चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग खराब हो चुका है और वो एमलेस इधर उधर भटकने लगा। उसकी हंसी देखकर उसके आसपास खड़े लोग भी डर रहे थे। जसवंत पागल हो चुका था। ध्रुव ने देखा कि सब कुछ सेटल हो गया है तो वो जाने के लिए तैयार था। ये देखकर कि ध्रुव जाने वाला था, बटलर तेजी से आगे बढ़ा। मिस्टर गिल, ये वास्तव में एक गलत फहमी थी। मैं आपके सम्मान में एक डिनर रखना चाहता हूँ। आई होप आप मेरे लिए कोई ग्रज नहीं रखेंगे। भविष्य में यदि दिल्ली में जब भी आपको जरूरत हो तो आप मुझे बताइए। बटलर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, पर ध्रुव ने उसे सीधी आंख से देखा तक नहीं और चला गया। जब ध्रुव चला गया तो बटलर ने निहाल को समझाया। निहाल, जो हुआ वो एक गलत फहमी थी। गलती तुम्हारी थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ मिस्टर गिल को ढूंढने आए हो? मैंने सोचा कि तुम मेरे एरिया में मेरे लिए परेशानी पैदा करने आए हो। निहाल, तुम मुझसे कहीं ज्यादा केपेबल, एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड हो। मुझे लगा तुम्हारे कारण कहीं मैं अपनी नौकरी न खो दूं। मुझे माफ कर दो। निहाल इस तरह की सिचुएशन से निपटने में माहिर था। वो जानता था कि गिल फैमिली में काम करने वाला शख्स आम इंसान नहीं होता है, इसलिए निहाल ऐसे मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना निहाल ने जवाब दिया, मुझे भी आज तक पता नहीं था कि ध्रुव गिल फैमिली का वारिस है। चलो छोड़ो, इसके बारे में बात ना करने में ही हम दोनों की भलाई है। पर वो दूसरा बटलर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। निहाल की बात खत्म होती ही उसने कहा, लेकिन हमें ध्रुव को कल रात के डिनर के लिए कैसे भी मनाना होगा निहाल। जवाब में निहाल ने बस इतना ही कहा, मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बातें ऐसी थी जैसे दो हाईली एक्सपीरियंस्ड बूढ़े एक दूसरे के साथ मेंटल चेस गेम खेल रहे हों। दो ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग जिन्होंने जिंदगी में सभी तरह की परिस्थितियों का सामना किया हो। पर ध्रुव को इतनी परवाह नहीं थी। उसे बस इस बात की चिंता थी कि उसका घर चला गया था और उसकी माँ परेशान थी। यमुना ब्रिज छोड़ने के बाद ध्रुव अपनी जीएमसी कार चलाते हुए घर जाने के लिए तैयार था। ध्रुव मन ही मन सोच रहा था कि आज रात चाहे माँ को पसंद आए ना आए, पर वो माँ को किसी महंगे 5 स्टार होटल में ले जाएगा। उसके पापा गिल फैमिली की विरासत पाने में सफल हो रहे थे, इसलिए उसकी माँ आने वाले दिनों में रानी की तरह जिंदगी जीने वाली थी। अभी वो कुछ आगे बढ़ा ही था कि अचानक ध्रुव का फोन बज उठा। उसकी कार में लगा ब्लूटूथ सिस्टम ऑटोमेटिकली फोन का जवाब दे सकता था, पर नाम देखकर ध्रुव हैरान था। ध्रुव ने मन ही मन कहा, कि इतने सालों बाद आज मुझे क्यों कॉल कर रही है? इसने मेरा पूरा बचपन बर्बाद कर दिया था। आज इसे क्या हो गया है? कौन कॉल कर रहा था ध्रुव को? ध्रुव गिल, तुम क्या कर रहे हो? जिस लड़की ने फोन किया था वो ध्रुव की बचपन की नेबर यशिका यादव थी। यादव फैमिली कभी बहुत गरीब हुआ करती थी और वो लोग ध्रुव के बचपन के घर के पड़ोस वाले घर में रहते थे। पर वक्त ने करवट बदली और जल्दी ही वो लोग गरीबी का शिकंजा तोड़कर आगे निकल गए। यादव फैमिली में सभी लोग अच्छे स्वभाव के थे, खासतौर पर यादव परिवार के दोनों बड़े भाई जो ध्रुव को अपने बेटे की तरह मानते थे। लेकिन उनकी बेटी यशिका अलग थी। वो बचपन से ही ध्रुव और उसकी माँ के साथ किसी तरह के संबंध रखने से डरती थी। बचपन में ही यशिका को यकीन हो गया था कि अगर यादव फैमिली ध्रुव के साथ रिश्ते बनाएगी तो देर सवेर किसी मुसीबत में जरूर पड़ जाएगी। जब यशिका और ध्रुव 13-14 साल के रहे होंगे तभी यशिका ने ध्रुव पर झूठा आरोप लगा दिया था कि ध्रुव उसे नहाते वक्त देखता है। यशिका के इस झूठे आरोप ने पूरे बचपन भर ध्रुव को लोगों की नजरों में गिरा दिया था। लोग ध्रुव को बुरी नजरों से देखते थे। ये एक ऐसा घाव था जिसे ध्रुव आज तक नहीं भूल पाया था। हालांकि कुछ समय बाद यादव परिवार दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था और यशिका और ध्रुव की मां के बीच बातचीत बदस्तूर जारी रही। ध्रुव के कॉलेज जाने के बाद ये दोस्ती और भी बढ़ गई थी। आज दोनों फैमिलीज फिर से करीब थीं, पर ध्रुव का कभी यादव फैमिली के किसी मेंबर से कोई पाला नहीं पड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि यशिका आज इतने सालों बाद ध्रुव को क्यों कॉल कर रही थी। ध्रुव, तुम मुझे सुन रहे हो? यशिका ने दोबारा पूछा। ध्रुव को यशिका के बात करने का लहजा अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी
ध्रुव ने ईमानदारी के साथ जवाब दिया। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ध्रुव की बात सुनकर यशिका ध्रुव का मजाक बनाते हुए जोर से हंस पड़ी। मैंने इतने सालों बाद तुम्हें कॉल की, पर फिर भी तुम अपना दिखावा करने से नहीं चूके। पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हो। यहाँ तुम्हारी माँ किन हालातों में है और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम गाड़ी चला रहे हो। साफ था कि यशिका को ध्रुव की बात पर यकीन नहीं था और उसे ध्रुव का जवाब सुनकर गुस्सा भी आ रहा था। इतने ही पैसे वाले हो तो जल्दी से यहाँ आकर अपनी माँ को अपने घर ले जाओ। वो मेरे घर में डेरा डालकर बैठी है। हमारे पास तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारा घर जल चुका है। माँ इतनी तंगहाली में जी रही है, उसके पास रात गुजारने की जगह नहीं है। तुम कब तक अपनी लाचार माँ पर डिपेंड रहोगे ध्रुव? और प्लीज ये दिखावा करना बंद करो कि तुम बहुत ऐश से जी रहे हो। असल में तुम एक हारे हुए इंसान हो जिससे अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं। यशिका का गुस्सा जायज था। उसने आगे कहा, चलो अपनी माँ को ले जाओ। मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप को क्या हो गया है। वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को जगह देना चाहते हैं, पर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें प्लीज यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं आ रही हूँ इन्हें तुम्हारे पास छोड़ने। ध्रुव यशिका के साथ बहस नहीं करना चाहता था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ यादव फैमिली के यहाँ क्यों गई हैं, जबकि ध्रुव माँ को कितने अच्छे घर में छोड़कर आया था। सारी बातें माँ से मिलकर ही पता चल पाएंगी। यशिका से बात करने का कोई फायदा नहीं है। इन सोचों और यशिका की बातों के कारण ध्रुव का गाड़ी चलाने से ध्यान भटक गया और उसे पता ही नहीं चला कि सामने से आते एक स्कूटर से उसकी टक्कर हो गई। एक जोरदार धमाका हुआ और एक सडन रिएक्शन के कारण ध्रुव के मुंह से निकल पड़ा, हाँ मर जा आकर। जब यशिका ने फोन के दूसरे छोर से ध्रुव की आवाज सुनी तो वो गुस्से में पागल हो गई। ध्रुव गिल, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, मैं अभी तुम्हारी माँ का सामान घर के बाहर फेंकवाती हूँ। यशिका ने सीधे फोन काट दिया, लेकिन ध्रुव को इस समय इसकी परवाह नहीं थी। कार से बाहर निकलने के बाद ध्रुव ने देखा कि एक बूढ़े अंकल उसकी कार से टकरा गए थे। शुक्र था कि वो सही सलामत लग रहे थे। ध्रुव तेजी से आगे बढ़ा और उसने बूढ़े अंकल को संभालते हुए पूछा, क्या आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं आई? बूढ़े अंकल को ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर टक्कर लगने के कारण वो अभी भी शॉक में थे। जल्दी वो अंकल उठकर खड़े हो गए थे, पर हैरानी की बात ये थी कि बूढ़े अंकल अपनी जान से ज्यादा ध्रुव की गाड़ी पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। बातों बातों में पता चला कि ध्रुव जो जीएमसी कार चला रहा था वो असल में उन अंकल की ही थी। बूढ़े अंकल ने सिर हिलाकर कहा कि वो ठीक हैं। फिर उन अंकल ने पूछा, तुम्हें ये कार कहाँ से मिली? जिस पर ध्रुव ने जवाब दिया, मैंने इसे एक सेकंड हैंड कार डीलर से खरीदा था। बुजुर्ग अंकल ने पास आकर जीएमसी को अच्छे से आगे पीछे से देखा। तुरंत उन्हें समझ में आ गया कि कार उनकी ही है और ध्रुव को हैरानी इस बात की थी कि अंकल को कार का 17 डिजिट का व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर VIN भी याद था। पता नहीं उस समय ध्रुव के मन में क्या आया। जैसे ध्रुव को यकीन हो गया हो कि कार उन अंकल की ही है, तो ध्रुव ने अपनी जीएमसी कार अंकल को वापस कर दी और खुद टैक्सी लेकर यशिका के घर चल पड़ा। यशिका के घर के बाहर ही टू बी डिमोलिश्ड सून का बोर्ड लगा हुआ था। जाहिर था कि ये फैसला आज रात ही लिया गया था। यशिका का घर उस रात लगी आग के दायरे में नहीं था। शायद निहाल को अपनी जांच के दौरान यशिका की फैमिली और ध्रुव की फैमिली के बीच रिश्तों के बारे में पता लग गया था, इसलिए उसने यशिका के घर को टू बी डिमोलिश्ड की लिस्ट में डाल दिया होगा। कार से बाहर निकलने के बाद ध्रुव ने देखा कि यशिका पहले से ही दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी माँ का सामान भी पैक कर दिया गया था। इस समय वो सड़क के किनारे बेघर और अकेली लाचार बुढ़िया की तरह खड़ी थी। ध्रुव ने माँ को ऐसे लाचार खड़ा देखा तो माँ से पूछा, माँ तुम यहाँ क्यों आ गई? तुमको उस घर में छोड़कर गया था ना? जिस पर माँ ने बहुत इनोसेंट सा जवाब दिया, बेटा, हम दूसरों के घर में कब तक रहेंगे? मुझे लगा यहाँ रहकर मैं अपना घर फिर से बना लूंगी। कैसे समझाएगा ध्रुव अपनी माँ को? कहाँ जाएगा ध्रुव अब अपनी माँ को लेकर? और क्या माँ अपना बरसों पुराना घर छोड़ने को राजी होंगी? अरे, तुमने तो कहा था कि तुम गाड़ी चला रहे हो,
तो टैक्सी लेकर यहाँ क्यों आए? अभी ध्रुव माँ को कुछ समझाता तभी यशिका की माँ आ गई और ध्रुव का मजाक बनाते हुए बोली। यशिका के सवाल पर ध्रुव ने ईमानदारी से जवाब दिया, यहाँ आते वक्त तो मैंने अपनी कार किसी और को दे दी। ध्रुव की बात सुनकर यशिका ने अपना आपा खो दिया। शट अप ध्रुव गिल, क्या तुम मेरे आगे इस तरह से डींगे हाँकना बंद करोगे? तो तुम्हारे पास कार थी और तुमने किसी और को दे दी? वाह, जाकर पहले अपनी माँ के रहने का जुगाड़ तो कर दो, तब कार बांटना। तुम्हारे जैसे लोगों से मिलने पर ही मुझे घिन आती है। यशिका गुस्से में बोलती जा रही थी। अभी तुम्हारी माँ मुझसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और मुझसे कह रही थी कि मैं अपने दोस्तों से तुमको मिलवाऊं ताकि तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले। तुम और तुम्हारी माँ को आखिर हो क्या गया है? अगर मेरे साथ की लड़कियों को पता भी चल गया कि तुम्हारे जैसे लोग भी होते हैं तो मुझ पर हंसेंगी। उनकी तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जिसके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। अब जाकर ध्रुव ने यशिका की तरफ देखा। सवेरा होने वाला था। यशिका अपने नाइट सूट में अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी थी। यशिका और ध्रुव ने एक दूसरे को कई सालों से नहीं देखा था। वो और भी ज्यादा सुंदर हो गई थी, पर उसकी आवाज आज भी उतनी ही बुरी थी। यशिका काफी सुंदर लग रही थी, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा मतलबी थी। यशिका भी ध्रुव को देख रही थी। उसे ध्रुव काफी हैंडसम लगा, पर फटीचर और डींगे मारने वाला। ध्रुव ने यशिका की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, पिछले कुछ घंटों से मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मैं अभी उन्हें किसी होटल में ठहराने जा रहा हूँ। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। ध्रुव माँ को यादव फैमिली के साथ नहीं रखना चाहता था। यशिका की फैमिली इतनी अमीर नहीं थी जितना वो शो ऑफ कर रही थी, और यशिका भी कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने अपनी ग्रेजुएशन लंदन से की थी, पर इस समय वो क्या काम करती है ये किसी को नहीं मालूम था। यशिका ने देखा कि ध्रुव जाने वाला है, तो वो जल्दी से अपने घर के चबूतरे से नीचे उतर कर आई और ध्रुव के सामने आकर बोली, क्या होटल में ठहरोगे? यहाँ आसपास के सभी होटल पूरी तरह से बुक हैं और यहाँ पड़ोस के सस्ते होटल को खाली करा दिया गया है। वो सभी जल्द ही डिमोलिश्ड किए जाने वाले हैं। तुम्हारे पास एकमात्र ऑप्शन दी ओबरॉय है। ध्रुव ने देखा उनकी बस्ती के सामने दी ओबरॉय रोशनी में नहाया हुआ खड़ा था। ध्रुव दी ओबरॉय की तरफ देख ही रहा था कि यशिका ने फिर से कहा। उसके शब्दों में नफरत छलक रही थी। ध्रुव गिल, तुम्हें पता है कि मैं सच में तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तुम्हें अपनी माँ की तरह बनना चाहिए। जो है उसे एक्सेप्ट करना सीखो। एक बात और, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें झूठा ही क्यों फंसाया था? क्योंकि तुम्हें झूठा बदनाम करने के लिए कहा था कि तुम मुझे नहाते हुए देखते हो, इसलिए क्योंकि तुम गरीब थे। फिर भी ऐसे बात करते थे जैसे दुनिया के सबसे अमीर बाप की औलाद हो। दिखावे से बाहर आओ और सच्चाई का सामना करो। ध्रुव ने अपना सिर पीछे घुमाया और पाया कि अंधेरे में दी ओबरॉय रोशनी में चमक रहा था और जिसे 1 मील की दूरी से साफ देखा जा सकता था। दी ओबरॉय एक 5 स्टार होटल था। माँ, तो चलो फिर हम लोग दी ओबरॉय में रुकेंगे। ध्रुव ने यशिका की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी माँ की तरफ मुड़ते हुए कहा। माँ ने जब सुना तो हैरानी से ध्रुव से पूछा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुमको पता नहीं कि एक 5 स्टार होटल में रुकने में कम से कम 1000 रुपए रोज के लगेंगे? माँ की नासमझी भरी बात सुनकर यशिका जोर से हंस पड़ी और बोली, आंटी आप बहुत भोली हो। दी ओबरॉय में एक रात रुकने में कम से कम 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्च आता है। फिर अपनी हंसी रोककर सीरियस टोन में बोली, ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में आपको रख नहीं सकती हूँ, लेकिन आपका बेटा बड़ी बड़ी फेंकने में माहिर है, इसलिए आप एक बार किसी 5 स्टार होटल में रुकाइए। और हाँ, आपने मुझसे अपने दोस्तों को ध्रुव से मिलवाने के लिए कहा था ना, एक बार ध्रुव को ठीक से देखिए। क्या कोई लड़की उसे पसंद करेगी? ठीक है, मैं ध्रुव को अपने दोस्तों से मिलवा दूं, लेकिन क्या ध्रुव में उनका सामना करने की हिम्मत है? यशिका की बात सुनकर माँ ही नहीं बल्कि ध्रुव भी बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि यशिका के दोस्त ऐसी कौन सी दुनिया से आए थे और यशिका को इतना गुमान किस बात का था। और कोई दिन होता तो शायद ध्रुव यशिका को उसके हाल पर छोड़ देता,
पर माँ के सामने ध्रुव को बोलना ही पड़ा। यशिका, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें अपने बारे में कितनी गलतफहमी हो गई है? ऐसे कौन से लोग हैं जिनके सामने जाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है? मैं एक बार जरूर देखना चाहूंगा। दरअसल ध्रुव देखना चाहता था कि यशिका की दोस्ती किन लोगों से है। ध्रुव की बात पर यशिका ने टॉन्ट मारते हुए कहा, क्या तुम में सच में इतनी हिम्मत है? ठीक है, अगर तुम में सच में इतनी हिम्मत है तो चलो कल मिलते हैं। अभी जाकर अपनी माँ को सुलाने के लिए कहीं फुटपाथ देख लो। इतना कहकर यशिका झूमती हुई वापस अपने घर में चली गई। यशिका के जाने के बाद माँ ने ध्रुव को घूर कर देखा। उसकी निगाहें ध्रुव से कह रही थीं कि उसने यहाँ आकर सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब कहाँ रहेंगे? ध्रुव ने एक टैक्सी बुलवाई और माँ को कार में बिठा दिया। टैक्सी में बैठते ही माँ ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, दी ओबरॉय ले चलो। ये टैक्सी ड्राइवर यहाँ पास में ही रहता था और ध्रुव को जानता था। वो इतनी देर से सारी बातें सुन रहा था। इस एरिया में काफी सारे घर जलकर राख हो गए थे और सरकार की तरफ से सभी को मुआवजा भी मिल रहा था, लेकिन ध्रुव का नाम इस लिस्ट में नहीं था। साथ ही टू बी डिमोलिश्ड लिस्ट में ध्रुव का घर नहीं था। टैक्सी ध्रुव के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी यही लग रहा था कि ध्रुव की माँ की गलती से आग लगी थी। शायद इसीलिए उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा था। लेकिन सच्चाई ध्रुव जानता था कि ये सारा काम निहाल का था। निहाल जानता था कि माँ का अपना पुराने कच्चे घर से कितना लगाव है, इसलिए उसने इस पूरी बस्ती को खरीद लिया था। लगभग 50 एकड़ में फैली ये बस्ती इस समय ध्रुव की थी। दी ओबरॉय का नाम सुनकर टैक्सी ड्राइवर एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे ध्रुव की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, देखो बेटा, मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूं। दी ओबरॉय बहुत महंगा होटल है, वहां रुकने में हजारों का खर्चा आता है। फालतू दिखावे में अपने पैसे ऐसे बर्बाद मत करो। तुम्हारी माँ ने बहुत मुश्किल से तुम्हें पढ़ाया है। कुछ ऐसे काम करो जिससे तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व हो। टैक्सी ड्राइवर अभी शायद और भी लेक्चर देता, उससे पहले ही ध्रुव ने कहा, चलो अब जल्दी करो। जब टैक्सी ड्राइवर ने देखा कि ध्रुव को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो समझ गया और तुरंत चल पड़ा। जब वो दी ओबरॉय पहुंचे तो ध्रुव सीधे अंदर चला गया। रिसेप्शनिस्ट ध्रुव और उसकी फटेहाल माँ को अंदर आता देखकर बहुत हैरान थी। उसने मन ही मन कहा, ऐसे लोग भी यहाँ आने की हिम्मत करने लगे। क्या ध्रुव को यहाँ कमरा मिल पाएगा? क्या ध्रुव माँ को यहाँ रुकने के लिए मना पाएगा? सर, हमारे सारे डिस्काउंटेड रूम फुल हो गए हैं। आई एम सॉरी, यहाँ आपको जगह नहीं मिल पाएगी। रिसेप्शनिस्ट ने ध्रुव को देखते ही उसे मना कर दिया। ध्रुव ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ डिस्काउंटेड रूम के लिए नहीं आया हूँ। मुझे आपका द बेस्ट प्रेसिडेंशियल स्वीट चाहिए। वैसे वो मेरी माँ हैं, अगर वो पूछें तो उन्हें कहना कि आप ये कमरा भारी डिस्काउंट में दे रही हैं और आज रात के लिए इस कमरे की कीमत केवल 2000 रुपए है। ये रही तुम्हारी टिप के रूप में 1 लाख रुपए अलग से। क्या? रिसेप्शनिस्ट ने ध्रुव का अंदाज देखा और 5-5 की 2 गड्डियां देखी तो दंग रह गई। अगली सुबह दी ओबरॉय में ब्रेकफास्ट मुफ्त था, पर ध्रुव को जल्दी से जल्दी निहाल से मिलना था। जब यशिका उठी तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया, बगैर किसी के साथ रात बिताए तेरा खाना कैसे पचेगा? मैंने आज रात तेरी रात रंगीन करने के लिए किसी को ढूंढ के रखा है। रात बिताने के नाम पर छाया ने एक इमोजी भेज दी। वो कौन है जिसके बिस्तर पर तुम मुझे भेजना चाहती हो? छाया ने तुरंत सवाल दाग दिया, जिस पर यशिका ने मैसेज भेजा, वो एक रियल एस्टेट कंपनी का मालिक है। अपने बाप का बिजनेस संभालना शुरू किया है। काफी यंग है और एकदम ठरकी है। क्या तुम जाना चाहोगी? अगर नहीं जाना तो अभी बता दो, मैं किसी और को भेज देती हूँ। जैसे ही छाया ने सुना कि उसका क्लाइंट रियल एस्टेट कंपनी का मालिक है, वो समझ गई कि यशिका ने उसके लिए एक मोटी पार्टी ढूंढी है। उसने तुरंत खुशी से मैसेज भेजा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जरा सिडक्टिव सा मेकअप तो कर लूं, तब तो रात रंगीन कर पाऊंगी। यशिका ने जवाब में कहा, फिर ठीक है, उसे आज रात तुम अपना दीवाना बना देना। उसे हमारे साथ ड्रिंक कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी। साथ ही एक बात और, हमारा घर
टू बी डिमोलिश्ड लिस्ट में है और उसकी कंपनी को ही इसका ठेका मिला है। इसलिए अगर तुमने उसे खुश कर दिया तो तुम माला माल हो जाओगी। दोनों सहेलियां अपनी प्लानिंग के बारे में सोच सोच कर खुश थीं। यशिका के मैसेज के जवाब में छाया ने लिखा, तुमको रीलोकेशन का पैसा मिल जाएगा और मैं एक रियल रिच के साथ सो सकूंगी। दोनों के मजे होंगे। इतना कहने के बाद छाया तैयार होने लगी। सारी बात खत्म होने के बाद अचानक यशिका ने एक और मैसेज भेजा। वैसे रियल एस्टेट वाले के अलावा एक और भी है जिससे हमें आज शाम को मिलना है, जिसके लिए मैंने तुमको खास तौर पर बुलाया है। उसका नाम है ध्रुव गिल। तुमने उसे क्यों बुलाया है? ये वही है ना जिसकी माँ तुम्हारी घर में रुकना चाहती थी? यशिका, तुम मुझे उससे क्यों मिलवाना चाहती हो? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ध्रुव का नाम सुनकर छाया थोड़ा गुस्से में लग रही थी। जवाब में यशिका ने कहा, डोंट वरी, वो एक लूजर है। उसे बुलाने के पीछे मेरा एक ही कारण है। वो खुद को ऐसा दिखाता है जैसे बहुत पैसे वाला हो। मुझे वो बचपन से ही पसंद नहीं है। मुझे उसको सबक सिखाना है। आज उसे हम मिलकर झाड़ पर चढ़ा देंगे। और वैसे भी तुमने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया होगा। यशिका के मैसेज पर छाया ने हंसते हुए इमोजी भेजकर लिखा, ठीक है, चलो आज शंग्रीला होटल में एक टेबल बुक करवाते हैं। छाया को जवाब में यशिका ने लिखा, शंग्रीला? क्यों? उस गरीब आदमी का दिवाला निकालना चाहती हो? दोपहर के 5 बजे थे। शांग्रीला होटल के कैफे में निशा ने मुड़कर तृप्ति से कहा, देखो, ये मेरा काम है तृप्ति, इसलिए तुम्हें यहाँ मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले दिनों में जिंदल फैमिली आसमान से जमीन पर आ चुकी थी। एक तो सारा इन्वेस्टमेंट एंजल टीवी शो में कर दिया गया था, उस पर सारा बिजनेस जस्सी फैमिली को मिल गया था। शो भी उतना सक्सेस पाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था और जिंदल फैमिली को अपना रिटर्न जस्सी फैमिली से ही मिलने वाला था। जस्सी फैमिली के पतन के बाद जिंदल फैमिली को चैन की एक सांस भी नसीब नहीं हुई। उस रात निशा सो ही नहीं पाई। उसे लगातार केवल बिजनेसमैन के ही कॉल आ रहे थे। सभी जिंदल फैमिली के साथ अपना बिजनेस रिलेशन खत्म करना चाहते थे। तृप्ति ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, निशा, जिंदल फैमिली उतनी ही मेरी है जितनी तुम्हारी, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ देने आई हूँ। तृप्ति की बात पर निशा ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं यहाँ सिर्फ दूसरे कुछ बिजनेस के बारे में बात करने आई हूँ, इसलिए तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। साथ ही तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सबको मैं संभाल लूंगी। निशा ने तृप्ति का सिर थपथपाया और चली गई। तृप्ति को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी क्योंकि वो भी अपनी फैमिली की कुछ मदद करना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी बहन एक ही बात बार बार दोहरा रही थी। ध्रुव से दूर रहना भी एक तरह से जिंदल फैमिली की मदद ही है। निशा कैफे में गई और काफी देर तक इंतजार करती रही। वो जिस शख्स से मिलने आई थी वो काफी देर से नहीं आया था। निशा उसे बार बार फोन कर रही थी लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। निशा के पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि उसे मदद की जरूरत थी। वो अच्छे से जानती थी कि अमीर लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो कभी समय पर नहीं आते। काफी वक्त बीतने के बाद भी सेकंड पार्टी की तरफ से कोई कॉल नहीं आई। निशा काफी केपेबल थी लेकिन उसे हकीकत का सामना करना ही था। जिंदल फैमिली ढह चुकी थी और फैमिली के बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। पूरी दिल्ली में सभी जानते थे कि जिंदल फैमिली जस्सी फैमिली के बिना कुछ भी नहीं है। अगर जस्सी फैमिली को कुछ भी हुआ तो सभी इन्वेस्टर्स तुरंत जिंदल फैमिली को बाहर कर देंगे। निशा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तभी उसके फोन पर ईशान अंकल का मैसेज आया। ईशान ने उसे मैसेज किया था, मैंने कुछ जानकारी निकाली है। ये जो डेमोलिशन प्रोजेक्ट चल रहा है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें वो एरिया भी आता है जिसे तुमने किराए पर लिया था। ईशान ने निशा को कुछ कॉन्टैक्ट्स और प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ लोगों के बारे में जानकारी भेजी थी। साथ ही लिखा था, वो काफी अमीर लोग हैं, रियल एस्टेट और ठेकेदारी से जुड़े हैं। वो बुरे काम भी करते हैं। मेरा मतलब समझ रही हो ना। एक लड़की होने के नाते मैं तुम्हें इतनी ही सलाह दूंगा कि अपना ख्याल रखना और प्यार से काम करना, किसी को नाराज मत करना। तुम्हारे सभी पुराने इन्वेस्टर भी उस एरिया में हैं, इसलिए तुमको पता होगा कि आगे क्या करना है। ईशान की बातें निशा को समझ में आ गई थीं, पर वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। क्या एक लड़की के लिए काम करना इतना मुश्किल है? रियल एस्टेट कंपनी के जिस शख्स से निशा मिलने आई थी
वो एक कम उम्र का लड़का था जो अपने पापा के फैमिली बिजनेस को संभाल रहा था। जिस जगह पर निशा ने इन्वेस्ट किया था वो डिमोलिश्ड जोन में नहीं आती थी और डिमोलिशमेंट का ठेका उसकी कंपनी को ही मिला था, इसलिए निशा उससे मिलना चाहती थी। काफी देर इंतजार करने के बाद निशा को जब कोई जवाब नहीं आया तो निशा ईशान अंकल के भेजे कॉन्टैक्ट्स को टेक्स्ट मैसेज भेजने लगी। जल्द ही ध्रुव को अपने फोन पर एक अननोन नंबर पर एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था, हे रिच मैन, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या आज रात तुम खाली हो? ध्रुव को किसने मैसेज भेजा था? क्या सभी लोग एक ही जगह मिलने वाले थे? क्या निशा अपनी फैमिली को बचा पाएगी? जिस समय ध्रुव को यह मैसेज मिला वो यशिका और छाया से मिलने शांग्रीला होटल जाने की जल्दी में था। जब उसने अनजान नंबर से आया मैसेज देखा तो बस इतना रिप्लाई कर दिया, ओके। निशा ने अपना फोन पकड़ा हुआ था, उसके होंठ थरथरा रहे थे। वो हमेशा से लोगों को लेकर न्यूट्रल रहती थी, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ईशान अंकल के भेजे लोग, जिसमें ज्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्टर या रियल एस्टेट डीलर्स थे, ये लोग भी उसे इतना कोल्ड रिप्लाई देंगे। निशा देखकर हैरान थी। उसने जितने लोगों को मैसेज भेजा था उसमें केवल एक ही रिप्लाई आया था, ओके। दिल्ली में जिंदल फार्मा के सीईओ को लोग उसकी सुंदरता के लिए जानते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग आज भी निशा की खूबसूरती के कारण उसे याद करते थे। कई लोग जिंदल फार्मा में केवल इसलिए काम करना चाहते थे कि कभी कंपनी की सीईओ को देखने का मौका मिल जाएगा, पर आज उसे जवाब मिला, ओके। ध्रुव का जवाब देखकर उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए निशा ने जवाब दिया, मैं आपको एक डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ, आप कब फ्री हैं? निशा के मैसेज भेजने के बाद दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। निशा काफी देर तक इंतजार करती रही। जिससे वो मिलने आई थी वो तो आया ही नहीं था, और जिन लोगों को मैसेज भेजा उसमें कोई जवाब नहीं दे रहे थे। एक ने जवाब दिया तो अब चुप हो गया था। निशा सोच सोच कर फ्रस्ट्रेट हो गई थी। कुछ देर की झिझक के बाद निशा ने उस शख्स को भेजने के लिए अपने मोबाइल कैमरे से कुछ सेल्फीज ली। सेल्फी लेने के बाद उन्हें पता चला कि सेल्फी का एंगल थोड़ा गलत है। काफी देर तक अपने मोबाइल से फोटो लेने के बाद निशा ने अंत में एक सख्त फैसला ले लिया। उसने अपनी शर्ट का कॉलर बटन खोलकर एक और सेल्फी ली। निशा ने जब अपनी खींची हुई फोटो को देखा तो वो झेंप गई, लेकिन निशा को लगा कि कम से कम किसी से बात हो पाए। जिस शख्स को पाली स्ट्रीट के डिमोलिशन का प्रोजेक्ट मिला है वो छोटा मोटा इंसान तो नहीं होगा। निशा ने डिमोलिशन का प्रपोजल पढ़ा था। उसने देखा कि बस्ती के केवल 10 घरों में ही आग लगी थी, पर बहुत बड़े एरिया में डिमोलिशन होने जा रहा था। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि पूरी दिल्ली का नक्शा ही बदल जाएगा। इसके लिए दिल्ली नगर महापालिका को अपनी अर्बन प्लानिंग में बदलाव करने की जरूरत थी। एक बात तो तय थी कि जो भी इस प्रोजेक्ट को कर रहा था वो केवल पैसा कमाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था। निशा का नया स्टोर भी उस एरिया में आता था और उसने पिछले 6 महीनों तक इस बात को काफी प्रमोट किया था। इसके अलावा जिंदल फैमिली ने इस नए स्टोर में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता तो दिल्ली का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल बिजनेस सेंटर होता। जिंदल फैमिली को जिंदगी के सबसे नाजुक दौर में इस स्टोर की सख्त जरूरत थी, लेकिन बुरी बात ये थी कि इसे पूरा करने में जिंदल फैमिली की अब तक की सारी कैपिटल खत्म हो चुकी थी। रही सही कसर एंजल टीवी शो ने पूरी कर दी थी। इससे बड़ी परेशानी ये थी कि ये स्टोर निशा जिंदल ने कंपनी के नाम पर लिया था। डाउन पेमेंट और एनुअल इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। इसका मतलब कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप अभी तक कंफर्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस जगह का मालिकाना हक अभी भी रियल एस्टेट कंपनी के उस कम उम्र के लड़के के पास था जिसका निशा इंतजार कर रही थी। कारण बिल्कुल आसान था। जिंदल फैमिली ने यह जगह खरीदते समय पूरा पेमेंट नहीं किया था। क्योंकि पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया था, उस पर जिंदल फैमिली ने स्टोर के रेनोवेशन और इंटीरियर पर बहुत पैसा खर्च कर दिया था। प्रॉपर्टी के रियल ओनर ने जिंदल फैमिली को पोजीशन देने से मना कर दिया था, ना ही पैसे वापस लौटाने को राजी थे। ये बात आसानी से पता चल रही थी कि रियल एस्टेट कंपनी ज्यादा कमाई करने के लिए ऐसा कर रही थी, और वो लोग अपने इरादे को छिपाने के लिए फालतू के बहाने बना रहे थे। इसके अलावा निशा पिछले 6 महीनों से स्टोर के लोन के लिए अप्लाई कर रही थी।
लोन प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हुआ था, तो रियल एस्टेट कंपनी उस जगह पर अपना कब्जा कैसे कर सकती थी? निशा आज उस रियल एस्टेट कंपनी के ओनर के लड़के से ही मिलने आई थी, जिसे कंपनी में सभी यंग बॉस के नाम से बुलाते थे। हालांकि जिंदल फैमिली को पहले से ही पता था कि बात करके भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। निशा के साथ पहले कभी इस तरह का फ्रॉड नहीं हुआ था, इसलिए वो इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही थी। ध्रुव को मैसेज मिला था, तब उसके पास पढ़ने का वक्त नहीं था। साथ ही ध्रुव को लगा कि कोई स्कैमर उसे कॉल कर रहा है। ध्रुव शांग्रिला होटल पहुंच चुका था। इसी समय यशिका और छाया भी आ गईं। जब छाया ने ध्रुव को आता हुआ देखा तो नाराजगी के साथ यशिका से पूछा, यशिका, वो यंग बॉस कहाँ है जिसके बारे में तुमने बताया था? यशिका ने बहुत सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी, उसके कंधे खुले हुए थे। यशिका ने उसे देखकर आंख मारते हुए कहा, तुम्हें बहुत जल्दी है, रुका नहीं जा रहा। वैसे भी तुम्हें साफ बता दूं, वो जो तुम्हारा स्पेशल वाला बॉयफ्रेंड था ना, वैसा तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। पर फिर भी उस रियल एस्टेट वाले से काम चला लो, पर पहले इस लूजर ध्रुव को संभाल लो। यशिका ने छाया की कमर पर चुटकी काटते हुए कहा। जैसे ही यशिका की बात खत्म हुई, छाया ने कहा, इस लूजर से छुटकारा पाने के मेरे पास कई तरीके हैं, तुम बस देखती जाओ। यशिका ने अपना सिर घुमाया और ध्रुव की तरफ देखकर कहा, ध्रुव, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि ये हम लोग कहाँ पर हैं? ध्रुव ने ऊपर देखा और पाया कि वो गलत जगह पर नहीं था। जैसा कि तय हुआ था, वो शांग्रिला होटल में एक दूसरे से मिलने वाले थे। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, क्या तुमने मुझे यहाँ आने को नहीं कहा था? ध्रुव का जवाब सुनकर यशिका ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे सवाल का केवल आधा ही जवाब दिया है। ये अमीर लोगों के खाना खाने की जगह है, यहाँ कोई भी ऐरा गैरा नहीं आ सकता है। जब यशिका लंदन में पढ़ने गई थी, तब उसने शांग्रिला होटल के बारे में सुना था। शांग्रिला होटल दिल्ली का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट था जिसमें 3 मिशेलिन स्टार शेफ काम करते थे। स्टैंडर्ड में ये यूरोप की रॉयल फैमिली के रेस्टोरेंट के करीब था, इसलिए ये काफी महंगा था। यशिका की बात सुनकर ध्रुव ने उसे टालते हुए पूछा, सच में? ध्रुव ने शांग्रिला होटल को ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि वो पहले भी यहाँ जा चुका था। ध्रुव का एक कमरा मैकालिस्टर में साल भर के लिए बुक था। उसके सामने शांग्रिला फीका लगता था। ध्रुव के लिए शांग्रिला होटल केवल पैसे वालों के लिए खाना खाने की जगह भर था। जब ध्रुव शांग्रिला होटल को देख रहा था, छाया सिर से पैर तक ध्रुव को देख रही थी। वो जितना ज्यादा ध्रुव को देखती, उतना ही उसे ध्रुव पसंद आ रहा था। पर यशिका ने छाया को ध्रुव के साथ अच्छा व्यवहार ना करने को कहा था, इसलिए छाया ने बेरुखी से कहा, तुम सच में एक लूजर हो। तुम्हें यहाँ शंग्रीला के बारे में भी कुछ पता नहीं है। यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों का आना मना है। जो लोग यहाँ लंच या डिनर करना चाहते हैं, उन्हें यहाँ की मेंबरशिप लेनी होती है। इतना ही नहीं, बेसिक मेंबर को भी यहाँ ऑर्डर करने से पहले अपने मेंबरशिप कार्ड पर एक अमाउंट डालना पड़ता है। ये जगह बहुत महंगी है। जैसे ही छाया ने बात खत्म की, उसने अपने हाथ में कार्ड निकाला और दिखाते हुए कहा, इसे देखो, ये है यहाँ का मेंबरशिप कार्ड जिसे मेरे बॉयफ्रेंड ने पिछली बार डिनर कराने के लिए मेरे लिए रजिस्टर किया था। ध्रुव, अगर तुम हमें डिनर कराना चाहते हो तो कुछ पैसे डालकर कार्ड को लोड करो। छाया और यशिका की बातों में उलझे ध्रुव को पता नहीं था कि इस वक्त उसी होटल में निशा भी थी। क्या ध्रुव किसी मुसीबत में फंसने वाला था? पर सोच लो, इसमें तुम्हारे कम से कम 10 लाख रुपए लग जाएंगे। क्या तुम इतना खर्च उठा पाओगे? छाया ने कुछ रुक कर ताना मारते हुए पूछा। अपनी बात खत्म करने के बाद छाया ने अपने होंठ भींच लिए और यशिका को देखकर मुस्कुरा दी। यशिका भी ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि छाया ने कमाल का काम किया था। वो दोनों लड़कियां ध्रुव के साथ एक टेबल पर बैठना नहीं चाहती थी। छाया ने ध्रुव को जता दिया था कि उनके और ध्रुव के बीच जमीन आसमान का अंतर था, पर वो ये नहीं जानती थी कि 10 लाख रुपए ध्रुव के लिए कुछ नहीं थे। उधर छाया और यशिका ध्रुव को उकसाने की कोशिश कर रही थीं। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ऐसे कचरे लोगों से मत मिलवाया करो, लेकिन तुम होगी मानती ही नहीं। मैं शर्त लगाती हूँ कि हमें यहाँ डिनर नहीं करा पाएगा।
लूजर। छाया को लग रहा था कि ध्रुव ये सब सुनकर डर जाएगा, इसलिए वो ध्रुव का मजाक बनाने लगी। यशिका भी हंस पड़ी। अभी वो कुछ आगे कहने ही वाली थी कि ध्रुव ने अपना कार्ड निकालते हुए कहा, तुमको मुझसे अपना कार्ड रीलोड कराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास अपना मेंबरशिप कार्ड है। जैसे ही ध्रुव ने कार्ड निकाला, दरवाजे पर मौजूद वेटर तेजी से आगे बढ़ा। उसने ध्रुव को वेलकम करते हुए अंदर जाने का इशारा किया। यशिका और छाया ये देखकर हैरान रह गए थे कि ध्रुव के पास डायमंड मेंबरशिप कार्ड था, जो कि देश भर में कुछ ही लोगों के पास था। इसलिए वेटर ध्रुव को इतनी इज्जत दे रहा था। यशिका ने हैरानी से कहा, इस लूजर के पास इस जगह का मेंबरशिप कार्ड कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है कि ये उतना गरीब भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। वो दोनों भी ध्रुव के पीछे पीछे होटल के डाइनिंग हॉल में आ गए। यशिका और छाया का ध्रुव को देखने का नजरिया थोड़ा बदल गया था। छाया ने धीरे से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्रुव यहाँ का वेटर हो? मुझे लगता है कि वेटर उसे बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा था। छाया ने धीमी आवाज में यशिका से पूछा। उसे अच्छे से याद था कि पिछली बार जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी तो वेटर ने उसे नजरअंदाज किया था, जिस पर यशिका ने कहा, अभी पता चल जाएगा। यशिका की बात सुनकर दोनों लड़कियां हंसने लगी। वो दोनों लड़कियां किसी भी रिच लड़के से इंप्रेस हो जाती, पर ध्रुव के बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकती थी। जब ध्रुव अपना ऑर्डर दे रहा था, तब यशिका और छाया उसके ठीक सामने बैठी ढेर सारे आइटम्स ऑर्डर करने लगी। सच्चाई ये थी कि वो दोनों मिलकर भी 2 बार में इतना खाना नहीं खा सकती थी, पर ध्रुव ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, जिस पर छाया ने धीरे से यशिका के कान में कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ध्रुव सच में पैसे वाला इंसान हो। हमने 20 से भी ज्यादा चीजें ऑर्डर कर दी हैं, पर उसने एक बार भी उफ तक नहीं की। थोड़ी देर बाद खाना आ गया था। ध्रुव ने एक सिंपल सी चिकन बिरयानी विद प्रॉन चेटिनाडो ग्रेवी ऑर्डर किया था। वहीं दोनों लड़कियों ने 20 से भी ज्यादा आइटम्स ऑर्डर की थी। खाते समय छाया अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बताने लगी, जैसे कि उसे कितनी महंगी कार पसंद है, वो कहाँ कहाँ गई है, वगैरह वगैरह। पर ध्रुव चुपचाप अपना खाना खाता रहा। ध्रुव ने एक बार भी उसे बीच में नहीं टोका। अंत में डिजर्ट खाने के बाद ध्रुव ने वेटर को बुलाकर कहा, बिल प्लीज। जब छाया ने देखा कि ध्रुव बिल पे करने जा रहा है, तो उसने बनावटी नाराजगी के साथ कहा, ध्रुव गिल, इसका क्या मतलब है? मैंने अभी तक अपना खाना खत्म नहीं किया है। ध्रुव ने छाया और यशिका को नजरअंदाज करते हुए वेटर से कहा, मेरा बिल लाओ, मैं केवल अपना ही ऑर्डर पे करूंगा। वेटर ने तुरंत सिर हिलाते हुए जवाब दिया, यस सर। इसके बाद वेटर ने अपने टैब में देखकर बताया, सर आपका बिल 55,900 रुपए। आप पेमेंट कैश से करेंगे या कार्ड से करना चाहेंगे? ध्रुव ने पोलाइटली जवाब दिया, मुझे दोनों में कोई परेशानी नहीं। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं कार्ड से पे करना पसंद करूंगा। ध्रुव ने बिना किसी हिचकिचाहट के वेटर को अपना कार्ड दे दिया था। यशिका और छाया दोनों ध्रुव को देखकर हैरान थी। यशिका ने गुस्से में कहा, ध्रुव गिल, आखिर क्या बात है? अगर तुम गरीब हो तो तुम इतना दिखावा क्यों करते हो? तुमने हमें यहाँ मील के लिए इनवाइट किया था, अब तुम केवल अपना बिल ही पे करके जाना चाहते हो? ये कहते कहते यशिका तुरंत उठकर खड़ी हो गई। वो ध्रुव पर चिल्ला रही थी। ध्रुव ने कंधे उचकाते हुए कहा, यशिका तुम कुछ भूल रही हो। तुमने कहा था कि मुझ में तुम्हारे दोस्तों से मिलने की हिम्मत नहीं है। तुमने मुझे यहाँ डिनर पर आने के लिए कहा था, लेकिन ये कहाँ कहा था कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि मैंने यहाँ अंदर आने के लिए अपना मेंबरशिप कार्ड इस्तेमाल किया था। वैसे भी तुम दोनों को इतना सारा खाना खत्म करने में काफी समय लगेगा, तुम अपना समय ले सकती हो। इतना कहकर ध्रुव मुड़ा और जाने लगा। यशिका गुस्से में पागल हुई जा रही थी। कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? छाया ने वेटर की तरफ देखकर कहा, उसकी बात मत सुनो, वो ही हमें यहाँ डिनर कराना चाहता था। छाया का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। छाया ने वेटर की तरफ देखकर कहा, बाकी सारे आइटम का कितना हुआ? आई मीन ऐसी खाने से भरी मेज पर कितना खर्च आएगा? वेटर ने टैब में देखकर कहा, आपका बिल 16,06,000 रुपए हुआ मैम। प्लीज एंजॉय योर मील। क्या? यशिका और छाया की हालत तो मानो काटो तो खून नहीं, क्योंकि दोनों ने ही पहले कभी इतना महंगा खाना नहीं खाया था। ध्रुव जानबूझकर उन्हें चिढ़ा रहा था। उन्हें लग रहा था कि खाना 10 लाख रुपए तक का होगा,
पर बिल तो 16 लाख रुपए का आया था। सच्चाई ये थी कि उनके पास 10 लाख भी नहीं थे। छाया के लिए भी इतनी रकम पाना नामुमकिन था। उसने एक अमेरिकन को अपने जाल में फंसा रखा था। छाया का बिल आज तक उसी ने पे किया था। दोनों इतने गुस्से में थीं कि पागल होने वाली थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। वेटर ध्रुव की साइड ले रहा था क्योंकि ध्रुव के पास डायमंड मेंबरशिप कार्ड था और अब तक वेटर भी समझ गया था कि उन तीनों में से बॉस कौन है और फटीचर कौन है। यशिका और छाया ने अपने पास मौजूद सारे पैसे भी अगर मिला दिए तो केवल 30,000 से ज्यादा नहीं थे। यशिका के पास ध्रुव से मदद मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यशिका ने बनावटी मासूमियत के साथ कहा, ध्रुव, क्या तुम प्लीज हमारे खाने का पेमेंट कर सकते हो? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा। पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? यशिका ने मासूमियत भरे अंदाज में कहा। क्यों? क्या इसका भी कोई जवाब होता है? क्या तुम चाहोगे कि मुझे और छाया को शर्मिंदा होना पड़े? हमारी तरफ देखो, हम पहले से ही काफी शर्मिंदा हैं। छाया ने थोड़े सडक्टिव अंदाज में कहा। ध्रुव, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। अगर तुम हमारा बिल पे कर दोगे तो मैं तुमको आज रात के लिए अपना मालिक बनने दूंगी। छाया की बात पर ध्रुव ने भौहें सिकोड़ कर पूछा, रात के लिए अपना मालिक बनने से तुम्हारा क्या मतलब है? ध्रुव की बात सुनकर छाया हैरान रह गई, पर उसने और भी ज्यादा सडक्टिव अंदाज में कहा, ध्रुव, इतना बनो मत। मेरा और क्या मतलब हो सकता है? इतना भी मत शर्माओ, ठीक है? मैं तुम्हें अपने साथ सोने दूंगी और तुम जो कहोगे वो करूंगी। मतलब तुम मेरे मालिक होगे। चाहो तो यशिका भी साथ आ जाएगी। छाया की बात पर ध्रुव ने यशिका की तरफ देखा। यशिका आंखों के इशारे से हाँ कह रही थी, तो ध्रुव ने कहा, तो यशिका, तुम अपनी इस ही दोस्त की बात कर रही थी जिनसे मिलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ये तो एक बार का खाना खाने के लिए अपने साथ तुम्हें भी मेरे बिस्तर पर लाने को तैयार है। कमाल के दोस्त हैं तुम्हारे। क्या यशिका को उसका सबक मिल गया था? क्या यशिका और छाया मना पाएंगी ध्रुव को?